हाँ, क्या चेक कर लो, क्या चेक करना था? असाइनमेंट दिखाओ। असाइनमेंट जिसने दिखा दी थी ठीक है, जिसने नहीं दिखाई थी, जो घर पे कल दिखाऊंगा वो असाइनमेंट आज दिखाना था। जो कल घर पे जो घर पे रहेगी थी कॉपी, वो निकाल के जाते हुए दिखा के जाना मुझे ऑफिस में, ठीक है? जाते हुए दिखा के जाओ। समझ समझ तो आता है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक चेक करो। पॉजिटिव नेगेटिव की कौन है? ऐसे नहीं, कॉपी पे करो, अपनी कॉपी पे करो, क्वेश्चन लिखो, डेल्टा का साइन लिखो, क्या आएगा? तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने किए हैं। पहला, फेज चेंज हो रहा हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस इंक्रीज होता है। दूसरा, रिएक्शन में डेल्टा एन जी बढ़ रहा हो तो पॉजिटिव होता है। तीसरा, सिंपल मिक्सिंग हो तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट। एक बेटा इंपॉर्टेंट याद कर लो, कल रह गया था पॉइंट। वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में मैक्सिमम होता है। मीन्स इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, आपका एक 14 या 15 क्वेश्चन था मल्टीपल का, है ना? उसमें दिया हुआ था वर्क डन एक्सपेंशन के लिए मैक्सिमम कब होगा, तो आंसर था रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल में वर्क डन मैक्सिमम होता है। रीजन चेक करते हैं। आपका वर्क का फॉर्मूला याद है किसी को? माइनस पी डेल्टा वी। मान लो मुझे इसका एक्सपेंशन करवाना है, अंदर 10 एटमॉस्फेयर है। अगर इसका एक्सपेंशन करवाना है तो बाहर प्रेशर कम रखें या ज्यादा रखें? 10 से एक्सपेंशन चाहता हूं ऊपर चला जाए, कम रखें। कम रखें तो ज्यादा से ज्यादा मैं 9.9 रख सकता हूँ, इससे ज्यादा रख नहीं सकता, क्योंकि 10 हो जाएगा फिर तो होगा ही नहीं कंप्रेशन। इट मींस मैक्सिमम वर्क कब आएगा, जब पी एक्सटर्नल कितना हो जाए, 9.9 हो जाए। अगर 9.9 से कम है, 9 है, 8 है, फिर तो यहाँ पे पी कम हो गया, तो वर्क भी क्या हो गया, कम। इट मींस मैथमेटिकली वर्क मैक्सिमम जब पी एक्सटर्नल 9.9 हो जाए, अंदर 10 है, बाहर 9.9 है। ये कंडीशन रिवर्सिबल की होती है या रिवर्सिबल की?
अंदर और बाहर ऑलमोस्ट सेम हो, ये कौन सा कंडीशन रहता है? रिवर्सिबल का। तो फिर इससे पता चल रहा है बी पी एक्सटर्नल मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके हो जाए? पी इंटरनल के फॉर मैक्सिमम वर्क। और ये कंडीशन किसकी होती है? दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ, पॉसिबल ओनली इन रिवर्सिबल, सिर्फ रिवर्सिबल में पॉसिबल है। इसलिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में से रिवर्सिबल में वर्क डन क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन लेके समझ लिया, अभी अंदर 10 है, मैं ये वर्क मैक्सिमम करना चाहता हूं। अगर पी मैक्सिमम होगा, वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। पी मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 के लिए? 9.9, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अगर 9.9 होगा, अंदर 10 बाहर 9.9 ऑलमोस्ट इक्वल हो, ये कंडीशन सिर्फ किसमें होता है? रिवर्सिबल में। इस तरह हम कह देते हैं कई बार कि रिवर्सिबल वर्क क्या होता है? मैक्सिमम। अगर इरिवर्सिबल करवाना है तो मुझे डिफरेंस रखना पड़ेगा। मान लो ये 10 है, ये 1 है, तभी फास्ट होती है ना प्रोसेस। अगर ये 10 है, ये 1 है, तो क्या होगी? इरिवर्सिबल। लेकिन अगर ये 1 होगा तो P1 से वर्क क्या आ जाएगा? बहुत कम आ जाएगा। वर्क कम आ जाएगा मीन्स इरिवर्सिबल में तो वर्क फिर कम ही होता है। ज्यादा से ज्यादा वर्क अगर आपको ऑब्टेन करना है तो प्रोसेस कौन सी रखो? रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में वर्क ज्यादा होता है एक्सपेंशन का, इरिवर्सिबल में क्या होता है? कम। ठीक है, तो ऐसे समझ बचेगा बेटा। चलो अब ये करो कंटिन्यू, ये इतना के लिख लो कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है? मैक्सिमम। हो गए? स्टार्ट कर रहे हैं। नाम आप स्टार्ट करो बेटा। पहले का क्या लिखें? पॉजिटिव। नेहा क्या लिखें? पॉजिटिव। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट जीरो लिख लें, क्योंकि एक गैस इधर है, एक गैस इधर है, ये तो सॉलिड ही होता है ना। तो फिर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? जीरो। डेल्टा एन जी क्या हो गया? जीरो, है ना। इसमें डेल्टा एन जी नेगेटिव, मिक्सिंग है पॉजिटिव, मेल्टिंग पॉजिटिव, लिक्विड बन रहा है, मिक्सिंग है पॉजिटिव। ये वाला उसने पॉजिटिव दे रखा है, कोई एक्सप्लेन करेगा इसे? कोई? हाँ, ग्रेफाइट भी सॉलिड ही होता है बेटा, डायमंड भी सॉलिड होता है। ठीक है, कोई और लॉजिक? कहीं ऐसे पढ़ते हो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? रीजन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायमंड में तो हर एक कार्बन 4 के 4 बॉन्ड अपने बना लेता है, टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन ग्रेफाइट में कहीं ऐसे पता भी ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 अदर कार्बन, तो 4 वैलेंस में से एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? फ्री। इट मींस इसमें एक ऑर्डर की कमी है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री। इसने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 बाउंड कर लिए। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और जिसमें मूवमेंट रैंडमनेस ज्यादा है, उसकी एंट्रोपी क्या होती है? ज्यादा। तो स्पेशल केस बना के लिख लो, एक आधा क्वेश्चन ऐसे दे देता है। डायमंड से ग्रेफाइट हम कहेंगे थोड़ा सा डिसऑर्डर इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ गया, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो फ्रीली घूम सकते हैं, मूवमेंट ज्यादा है, रैंडमनेस ज्यादा है, तो एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, हो जाएगा। आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टास। इसके कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करते हैं डेल्टास का? डेल्टास कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमें। अगर आप सॉलिड से लिक्विड बनाते हो तो इसे गर्म करते हो, है ना, तभी सॉलिड से क्या बनता है? लिक्विड। तो बताओ एंट्रोपी क्या होती है इस केस में? सॉलिड से लिक्विड बढ़ती है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो मीन मेल्ट कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो तो मैं इसे हीट दूंगा,
इट मीन ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहता है मेल्टिंग पॉइंट, तो साथ साथ एंट्रोपी क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। इट मीन इसका मतलब हमने ये ले लिया अभी, अगर कोई सब्सटेंस हीट लेता है तो एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव। अगर हीट लूज कर देगा, एंट्रोपी क्या होती है, नेगेटिव। हीट इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। जितना हीट ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, उतना ही मॉलिक्यूल ज्यादा मूव कर पाएंगे। जितना वो मूव कर पाएंगे तभी वो डिसऑर्डर फैलाएंगे। अगर वो मूव ही नहीं कर सकते, हिल ही नहीं सकते अपनी जगह से, फिर तो जैसे रखे वैसे ही पड़े रहेंगे, ऑर्डर होगा, डिसऑर्डर नहीं हो। तो जितना कोई हीट लेता जाएगा, उतना ही सीधा सीधा उसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। गर्म करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, सॉलिड से लिक्विड। ठंडा करोगे तो ऑब्वियसली कम होगी। तो फिर ये कहता है एंट्रोपी का मेजरमेंट आप हीट से कर लो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या डी क्यू बाय डी टी भी लिख सकते हो। डी क्यू लिख, डी क्यू क्या है, चेंज इन हीट। पढ़िएगा बेटा, अगर हीट पॉजिटिव है, हीट एब्जॉर्ब्ड है, दैट इज क्यू क्या है, पॉजिटिव, तो डेल्टा एच भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव। लेकिन अगर हीट रिलीज कर दी किसी ने, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब इससे आगे चल रहे हैं। हमें न्यूमेरिकल में कई बार हीट सीधा सीधा नहीं बताएगा। अगर तो वो बता देता भी इसने 100 हीट ले ली 100 जूल इतने टेम्परेचर पे, फिर तो सीधा फॉर्मूला आ गया, अभी क्यू बाय क्या हो जाएगा, टी। लेकिन ज्यादातर वो घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, हीट सीधा सीधा नहीं बताएगा। कहीं कहेगा वॉल्यूम बढ़ गया, कहीं कहेगा प्रेशर कम हो गया, कहीं कहेगा टेम्परेचर इतने से इतना हो गया, तो ऐसी चीजें देगा। तो हमें थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई करना है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वो कैसे किया, दो तरह के फॉर्मूले हमारे पास है इसके। एक है ड्यूरिंग फेज चेंज, एक है विदाउट फेज चेंज। दो अलग अलग फॉर्मूलों में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे, मान लो हमारे पास आइस है, 0 डिग्री पे है, 273 केल्विन पे। आइस को मैं हीट करता हूं तो मुझे पता है हीट दूंगा तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा, है ना। लेकिन आइस को जब आप हीट करोगे तो आइस का टेम्परेचर सीधा नहीं बढ़ेगा, आइस पहले मेल्ट होने लग जाएगी। 273 टेम्परेचर ही रहेगा, लेकिन आइस किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, पानी में। टेम्परेचर क्या रहता है, 273। लेकिन हीट तो अभी भी चल रही है ना, हीट तो अभी भी ले रही है। तो यहाँ हीट ली जा रही है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। हीट ली जा रही है तो एंट्रोपी क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। तो एक तो ये एंट्रोपी है। हाँ, इसके बाद 273 के बाद पानी बन गया, आइस आपने बीकर में रखी, हीट कर ली, पहले हीट मेरे से लेता रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा क्योंकि वो मेल्ट करने में लग रही थी, जिसे आप लेटेंट हीट कहते हो फिजिक्स में, मेल्ट करने में लगती रही। जब वो मेल्ट हो गया पानी, अब मैं और ज्यादा हीट करूंगा, अब इसे टेम्परेचर बढ़ाने में लगेगा। मान लो 27 डिग्री पे ले गए, 300 केल्विन, अब इसका क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर। ऐसे आप और ज्यादा हीट कर दो, और ज्यादा हीट कर दो, कब तक टेम्परेचर बढ़ेगा, मैक्सिमम 373 तक लिक्विड आ जाएगा। लेकिन अगर आप 373 पे फिर से हीट करते रहोगे तो क्या टेम्परेचर बढ़ता है बेटा, 100 डिग्री पहुंच गया, 100 डिग्री पे फिर से आप हीट करते रहो, 100 से टेम्परेचर दिखा नहीं रहा, थर्मोमीटर 100 पे आके रुक जाता है। बताओ क्यों, बॉइलिंग होने लग गई। बॉइलिंग होने लग गई, वाटर लिक्विड किस में चेंज होने लग गया, वाटर वेपर में। हाँ, टेम्परेचर कितना रहा, 373। यहाँ टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन हमें पता हीट तो अब भी ली जा रही है। तो दो तरह के प्रोसेसेस हैं, एक हो सकता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन हीट ले रहा हो, एक है टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। इसे तो मैं कह रहा हूं फेज चेंज। इसके लिए मुझे फॉर्मूला अलग से निकालना पड़ेगा। इसे मैं कह रहा हूं विदाउट फेज चेंज, इसके लिए फॉर्मूला अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूले का ये मतलब है कि हम सीधा नहीं देखेंगे भी 273 पे 373 गया, हम करेंगे पहले मेल्ट हुआ होगा, मेल्ट के बाद पानी बना, फिर पानी का टेम्परेचर 373 हुआ, फिर 373 पे पानी किस में चेंज हुआ, 373 पे वेपर में। तो अलग अलग हिस्से हैं, एक फेज चेंज वाला है, एक विदाउट फेज चेंज वाला है, और उनमें आपके फॉर्मूले अलग अलग अलग। ठीक है,
क्या क्या फॉर्मूले दिए हैं, पहले कर रहे हैं फेज चेंज वाला हिस्सा कर रहे हैं। जो फेज चेंज वाला है क्या था, वो तो हमारा सीधा निकल जाता है फॉर्मूला। कैसे, क्योंकि डेल्टा एस हमने लिखा है भी, ये होगा क्यू बाय टी, और क्यू कितनी हीट है ले रहा है, आइस से वाटर बन रहा है, ओपन बीकर में रखा हुआ है, ये हीट आपकी क्यू पी होएगी। और क्यू पी को याद है हम डेल्टा एच भी ले लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे ओपन एयर में ही हो रही है ना, एक बीकर में मैंने आइस रख दी, इसे ढकने की तो जरूरत नहीं है, कौन सा गैस है, तो ओपन एयर में हो रही है। इट मीन ओपन एयर में जितनी भी हीट ले रहा है वो मुझे पता है कितनी लेगा, डेल्टा एच। हाँ, हो सकता है वो डेल्टा एच तीन तरह की थी, हो सकता है फ्यूजन हो रहा हो, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हो सकता है वेपोराइजेशन हो रहा हो, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। कई जगह सीधा सॉलिड से वेपर, उसे क्या कहते थे, सब्लिमेशन। तो अगर फेज चेंजेस पता चल जाती हैं फिर तो वो कहता भी कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला लगा लो भी क्यू बाई टी है, आप डेल्टा एस क्यू की जगह क्या लिख लोगे, डेल्टा एच बाई टी, और इसके बेस पे तीन तरह का एंट्रोपी बन जाएगा। एक हो सकता है फ्यूजन, अगर फ्यूजन है तो डेल्टा एच भी क्या आ जाएगा, फ्यूजन, नीचे टेम्परेचर आ जाएगा। फ्यूजन के लिए क्या बताया था, टेम्परेचर कौन सा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, तो हमें मेल्टिंग पॉइंट बताया जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, मैं कह रहा हूं ठीक है वो लेना आपने कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा एच बाई टी, ठीक है। लेकिन फेज चेंज तो तीन हो सकती हैं फिर, अगर सॉलिड से लेकर फ्यूजन है तो बताओ दो और कौन कौन से फेज चेंज है, तो सेकंड हो जाएगा डेल्टा एस वेपोराइजेशन, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टी, बस टी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी हम पता कर लेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन बाय टी, टी सब्लिमेशन टेम्परेचर, सब्लिमेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर तो सिंपल इतना देता है भी ये मेल्ट हो रहा है, या ये बॉयल हो रहा है, या ये सबलाइम हो रहा है, फिर तो सिंपल उससे पूछो भी तो डेल्टा एच बता कितना है, टेम्परेचर बता दे, हमें बस डिवाइड करना है। इससे यूनिट्स क्या आ रहे हैं इसके, इसके यूनिट होते हैं एनर्जी वाले जूल्स, और इसके क्या होते हैं पर केल्विन, तो यूनिट्स क्या आते हैं एंट्रोपी के हमेशा जूल्स पर केल्विन, ठीक है, ऐसे क्लियर है। तो पहले तो तीन तरह की एंट्रोपी होगी, सिंपल समझ आ गया, फ्यूजन, वेपोराइजेशन है। अच्छा, अगर डेफिनेशन आ जाए आपको ना, वो इंथैल्पी वाली डेफिनेशन लिखनी है, बस इतना वर्ड काटना है कि उसमें हम लिखते थे हीट चेंज स्टार्टिंग में, इसमें हीट चेंज वर्ड काट के एंट्रोपी बस। जैसे सोचो माइंड में इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैसे डिफाइन होती है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कोई ऐसे नहीं, पूरा सोच के फिर हैंड रेज करो और मुझे बताओ। सुखमन आप बताओ बेटा, क्या होता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी बतानी है पहले, इंथैल्पी में चेंज कर देंगे वर्ड चेंज। हाँ इंथैल्पी आप बताओ बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, सुनो ध्यान से, हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब मैं इसकी जगह लगाऊंगा एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो आपने हीट चेंज की जगह स्टार्ट कहां से करना है, एंट्रोपी चेंज हो जाएगा, फिर ये डेफिनेशन लॉक है तीनों, है ना, अंडरस्टूड कर लोगे, तो ऐसे हम करते हैं, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल करके देखते हैं किसका, न्यूमेरिकल लिखो, ट्राई करो, find out entropy of vaporization of water, find out entropy of vaporization of water when 3.6 gram 3.6 gram water changes to vapors, 3.6 gram water changes to vapors
डेल्टा एच वेपराइजेशन लिख लो, इसका गिवन है 37.3 किलो जूल्स पर मोल। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी। टी कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको आता है वाटर का तो खुद लिखना है, नहीं तो वो देगा। बताओ क्या पानी का पता है बॉइलिंग पॉइंट? तो इसका तो पता रहता है 100 डिग्री 373, 100 डिग्री 373 है ना। तो यहाँ भर दें वैल्यूज, तो आंसर आ जाएगा डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच 37.3 किलो जूल्स ही रख लें या जूल्स बना लें बताओ, इनटू 1000 जूल्स डिवाइड टेम्परेचर। पता चल गया था अपने आप। सिर्फ पानी वाले केस में टेम्परेचर नहीं बताएगा, औरों में तो बताया जाएगा। पानी वाले में तो आपको याद होना चाहिए है ना। कितने केल्विन है? 373। ये कट गया, 10 आ गया, ये कट गया, क्या लगता है 100 आ गई? ठीक है, 100 आ गई। लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, बताओ क्या करना चाहिए मुझे आंसर? हाँ, तो 3.6 के लिए भी निकालना ना, तो 1 मोल के लिए थी। ये देखो डेल्टा एच क्या है? पर मोल। तो 1 मोल के लिए निकाल दिया आपने, तो 18 ग्राम के लिए निकाल दी है ना। तो फिर कैसे करें बताओ? इंटू 0.2। हम ऐसे कर ले, मोल्स बना लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने बन जाएंगे वाटर के? 3.6 डिवाइडेड 18। कितने मोल बने? 0.2। तो मैं कहूंगा टोटल डेल्टा एस जो है वो कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा एस वेपोराइजेशन। नंबर ऑफ मोल 0.2 आपके पास, तो फिर 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, 20 ही लगेगी। 18 ग्राम के लिए लगती है 100, तो 3.6 के लिए कितनी है? हो जाएगा। पहला पार्ट चेक करो, सिंपल है। तो अगर फेज चेंज आता है बिल्कुल सिंपल है, वही 3 तरह के इंथैल्पी है, उनको बस एंट्रोपी बना दिया। सेम क्वेश्चन है, एक पता है दूसरा निकालना है। बस ये ध्यान रखना लास्ट पे वेट अलग अलग दिए जाएंगे, उसे आप चेंज कर लेना नंबर ऑफ मोल बना के इनटू दिस। क्लियर है बेटा? पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा ध्यान से समझना है। लिख लो विदाउट फेज चेंज। विदाउट फेज चेंज क्या हो गया? पेन दे दो इसे। विदाउट फेज चेंज कैसे होगा? विदाउट फेज चेंज का मतलब है कभी टेम्परेचर चेंज, कभी वॉल्यूम चेंज, कभी प्रेशर चेंज। तो मुझे अलग अलग फॉर्मूले लगाने हैं। फिर से डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाय टी। लेकिन अब मैं क्यू ऐसे थोड़ा निकाल रहा हूं, डेल्टा यू से निकालते हैं। डेल्टा यू रहता है क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर डेल्टा यू, बताना डब्ल्यू की जगह क्या भरते हैं हम? पी डेल्टा वी, या फिर क्यू क्या आ जाएगा? डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, कर लो भाई। क्योंकि ये रिवर्सिबल था बेटा ऊपर, तो क्यों रिवर्सिबल के लिए स्मॉल चेंज कर लेते हैं। स्मॉल, ये यहां तक प्लस 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 आ जाएगा है ना। यहां तक आ गया, यहां तक क्लियर है। ये स्मॉल चेंज के लिए डी क्यू लिख लेते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी लिख लेते हैं। ठीक है, इसे हम फिर बाद में थोड़ा थोड़ा चेंज करके इंटीग्रेट कर लेंगे पूरा है ना। तो ऐसे कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे चेंज करके लिख लेते हैं। डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी। अब इसमें ध्यान से समझ लेना क्योंकि मैथ है काफी। डी एस डी क्यू डी यू प्लस पी डी वी डिवाइड टी था। क्या मैं दोनों को अलग अलग कर दूं? हो जाएगा। ऐसे चेक करो, कोई डाउट इसमें? अलग अलग तो लिख सकते हैं ना। इसकी जगह डी यू प्लस पी डी वी लिखा, इसकी जगह आ गया डी यू प्लस पी डी वी डिवाइड टी। टी को मैंने अलग अलग कर दिया। फाइनल स्टेप में इंटीग्रेशन करने वाला हूं, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले जो डी यू है
इसको हम लिख सकते हैं एन सी बी डी टी, दो फॉर्मूले निकाले। डी यू कल भी एक न्यूमेरिकल किया था, डी यू होता है एन सी बी डी टी, डी डेल्टा एच होता है एन सी पी डी टी, है ना। तो डी यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी बी डी टी। पी को मैं लिख सकता हूँ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी को लिख लिया था हमने एन आर टी बाय वी। ये वैल्यू 1 में भरो, ये वैल्यू 1 में भरो। ये वाला देखना हमने वहां भी भरा था आइसोथर्मल वर्क वाले में, क्योंकि वहां भी इंटीग्रेशन करनी थी, है ना। तो ये 2 और 3 से अगर 1 में भर दे तो चेक करो, डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस पी की जगह एन आर टी बाय वी। ये वाला यहां भर दिया पी की जगह, पीछे क्या बचा रह गया, डीवी बाय टी। चेक करो, नई क्वेश्चन ये बन जाएगी 4 नंबर। यहाँ पे कोई भी स्टेप में आपको डाउट है आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो, ये कहां से आ गया पूछ सकते हो। चेक करो, समझ आ रहा है, ये वैल्यूज पता चल रही हैं। डी यू की जगह एन सी बी डी टी और उसकी जगह हमने ये भर, हो जाएगा। आगे उसने ऐसे किया बेटा, क्या टी कर सकता है, इधर वेरिएबल आ जाएगा डीवी बाई वी, बाकी कांस्टेंट बाहर रह जाएगा। इधर वेरिएबल आ जाएगा डी टी बाई टी, और डी एस से स्मॉल चेंज से इंटेग्रेट कर दें, बड़ा चेंज कर लें, तो मैं ऐसे कर दूंगा कि डी एस का इंटेग्रेशन कर देंगे S1 से S2, S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, डेल्टा एस। इधर इंटेग्रेशन कर देंगे, एन सी वी कॉन्स्टेंट रख के वेरिएबल ले लिए, और इसका इंटेग्रेशन T1 हो सकता है, टेम्परेचर T1 से क्या हो जाए T2, 27 से 37, 0 से 100, जितना मर्जी कह रहे हैं ना, टेम्परेचर चेंज आ जाए। हाँ, लेकिन अगर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है तो फिर यहाँ वॉल्यूम का भी इंटेग्रेशन कर लेते हैं, एन आर डी वी बाई वी, इसका इंटेग्रेशन वॉल्यूम V1 से, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इंटेग्रेशन का आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया अभी, आइसोथर्मल वर्क में पढ़ाया था। क्या डी एक्स वाई एक्स का इंटेग्रेशन बताया गया आपको, क्या होता है लॉग एक्स। तो लिखो अपने आप इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगी। यहां कितना भरोगे, ये वाली वैल्यू में लॉग किसका, टी का, अपर लिमिट T2, लोअर लिमिट T1। अच्छा लॉग है तो फिर माइनस को डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला हिस्सा देखना है, ऐसे बन जाएगा एन सी बी लॉग T2 बाय T1। कोई डाउट इसमें, ये वाला हिस्सा कैसे लिखा जाएगा फिर, एन आर लॉग V2 बाय V1, सेम आ रहा है dx बाय x। तो लिखो इसे इक्वेशन कैसे बनाओगे, चेक करो। ये इक्वेशन आ गया, इधर मैं सीधा लिख रहा हूँ अब डेल्टा एस, S2 माइनस S1 अंडरस्टूड है। ये एन सी बी बताओ, लिमिट सीधा लिख लूं मैं, लॉग T2 बाई T1, लॉग T2 बाई T1 प्लस एन आर लॉग V2 बाई। तो ये इक्वेशन हमारे काम आने वाला है। अगर तो वाटर था जैसे अभी किया, फिर तो वॉल्यूम चेंज तो होना नहीं है, ये वाली टर्म तो आ जाएगी 0, सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन अगर गैसेज है तो उसमें वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी। अगर गैस को हीट करोगे, गैस एक्सपैंड भी हो सकती है और टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, तो डिपेंड कर, चेक करो, हो जाएगा बेटा। तो हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, चलो। पहला है एन सी वी लॉग T2 बाई T1, फिर ये अगर वॉल्यूम नहीं दिया, प्रेशर दिया, तो क्या चेंज हो जाएगा, हाँ तो फिर यहाँ P1 बाई P2। लेकिन याद रखो अगर प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर पे CV भी तो चेंज करना पड़ता है, फिर क्या आ जाएगा CP। तो यहाँ दो चेंजेस हो जाएंगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन CP अगर लिख देते हैं तो फिर आप ये ले सकते हो एन आर लॉग P1 बाई P2। ये हमने वहां भी किया था वर्क में भी, है ना। तो V2 बाई V1, P1 बाई P2। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अगर P है तो CP है, अगर V है तो CV है। और मोर इम्पोर्टेंट है कि हमें डेरिवेशन आएगी नहीं, चाहिए नहीं NCERT में बुक में दी है, सीधे तुम्हें फॉर्मूले दिए हैं, मैंने तुम्हें समझाने के लिए पढ़ाया है ना। तो इसे थोड़ा सा बस एक बार घर पे जाके देख लेना है, कोशिश यही करनी है कि फॉर्मूला याद हो जाए। क्लियर है बेटा। अब ये फॉर्मूला हमारा विदाउट फेज चेंज है, एक फॉर्मूला हमारा फेज चेंज है,
एक फॉर्मूला हमारा सीधा है कि क्यू दिया हमें तो डिवाइड थी, तो ऐसे 4 फॉर्मूले हैं 1 2 3 एंड कर लोगे बेटा, हो जाएगा ऐसे। अब हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान देना। ये फॉर्मूले दिए हुए हैं हमें तो, है ना, सीधा भी मैं तुम्हें कह सकता था भी याद कर लो ये है, फिर भी थोड़ा सा चलो रिलेट कर लिया, माइंड ऐसे हो जाता है भी कहाँ से आ गया, है ना। तो ये 4 फॉर्मूले, इन चारों के लिए इंथैल्पी वाला तो मैंने न्यूमेरिकल करवा दिया। इनमें बहुत सिंपल आएगा, जो भी दिया जाएगा वो यहाँ भरो चेंज, यहाँ भरो आंसर निकालते रहो। और इजी ऐसे है कि ज्यादातर आप बुकलेट में क्वेश्चन करोगे, कई जगह तो उसने वैल्यू भी अवॉइड कर दी क्योंकि लॉग की वैल्यूज आएंगी, तो सीधा बस ऐसे ही पूछोगे लॉग लिखना कैसे है, ऊपर 473 नीचे 373, क्योंकि 473/373 तो वैल्यू हमें पता नहीं, तो उसने बस ऐसे ही पूछ लेना भी लिखना कैसे है ना। तो ऐसे ही क्लियर है बेटा। लिखो करके देखते हैं क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल लिखो। आपको पहले इसमें फॉर्मूला ढूंढना है कौन सा लगेगा, ठीक है। 10 moles of carbon dioxide, 10 moles of carbon dioxide expand from 100 ml to 200 ml, expand from 100 ml to 200 ml at 27 degrees Celsius, at 27 degrees Celsius. Find out delta S in joules per Kelvin, इसमें निकालते हैं। तो चेक करो क्या ये फेज चेंज है, ये तो गैस को ही बोला जा रहा है, गैस तो गैस ही रहने वाली है, इट फेज चेंज तो नहीं है। इन दोनों में से कोई सूटेबल ढूंढो। फर्स्ट वाला वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेक करना, V2 और V1 कितने कितने दे रखे हैं, ये तो दे रखे हैं हमें, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं 10, ये वाला तो दिया नहीं, इट मींस कांस्टेंट है। 27 डिग्री दे दिया ना, 27 डिग्री का मतलब T1 T2 क्या है, सेम है, जितना T1 है उतना ही क्या है T2। तो ऐसे और इजी ऐसे हो जाएंगे भी, ज्यादातर न्यूमेरिकल में एक चीज तो देगा नहीं, वो कांस्टेंट मान, वो तो कटी गई। तो ये T2 T1 सेम है, log 1 क्या हो गया 0, ये कट गया, सिर्फ इतना हिस्सा रह जाएगा, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमें मिल गया, आंसर इज डेल्टा एस क्या आ जाएगा, NR log V2 बाय क्या आ जाएगा V1, इतना ही रह गया, हो जाएगा बेटा। इट मींस क्या मैं ऐसे लिख लूंगी आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T क्या होता है कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल भी बोल सकता था मैं, T वाला कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। 27 डिग्री का मतलब आइसोथर्मल ही है जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। कोई बताएगा क्या क्या आंसर आ रहा है, 10 इंटू नहीं जूल्स वाला देना, जूल्स लॉग V2 कितना है 200 बाय 10 इंटू 8.3 इंटू log 2 कितना है 0.3। ये वाला लीटर बनाना जरूरी नहीं है, रेशो है, रेशो में बस यूनिट क्या रखने होते हैं सेम। वर्क वाले कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, रेशो में तो कट ही जाता है, बस सेम रखो, है ना, तो लीटर बनाने की जरूरत नहीं है। 24. हो जाएगा बेटा, तो ऐसे आप कर लोगे, क्लियर है, हो जाएगा। नीचे लिखना ये फॉर्मूले चेंज करना, ये वाले फॉर्मूले पहले लिखो, थ्योरी में लिखो, इनमें से फॉर्मूला क्या रह जाएगा, देखो पहला है व्हाट इज, ये वाले में कुछ पूछना है बेटा, इसमें ये आंसर लिख दें, जूल्स लिख रहे हैं, ठीक है। थ्योरी का क्वेश्चन करो, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेल्टा एस, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेल्टा एस। फर्स्ट पार्ट है
फर्स्ट पार्ट लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट पार्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर आइसोबारिक, फिर आइसोकोरिक। साइक्लिक में जीरो होता है, जितने भी स्टेट फंक्शन है कभी आज साइक्लिक तो जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन। तो तीन फॉर्मूले आपके बनेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, ठीक है। पहले में आइसोथर्मल के लिए चेक करना क्या फॉर्मूले बना दोगे, ये कट देगा तो क्या रह जाएगा, एन आर लॉग वी टू बाई वी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एन आर लॉग टी वन बाय, यहाँ 2.3 भर दिया था, 2.3 नहीं भरा अभी। एल एन को इसमें कन्वर्ट करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना होता है, चेक करो, सबने गलत किया है, ये भी तो चेंज करना है ना, लॉग बेस ई 2.303 लॉग बेस 10, तो ये भी ऐड कर लो बेटा, 2.3 रह गया हमारा, ठीक है, 2.3 ज्यादा आ गया, 2.3 रह गया था, ठीक है। चलो अब यहाँ आते हैं, ये पहले फॉर्मूले आ गए। अब थ्योरेटिकल है तो बस ये लिखना है, आंसर ए बी सी डी दिया होगा, न्यूमेरिकल है तो यहाँ वैल्यूज भर देनी है जैसे मैंने अभी किया, वो आइसोथर्मल, ठीक है। प्रमुख सेकंड बताओ बेटा, क्या फॉर्मूला लिख दूं मैं आइसोबारिक के लिए, में से कौन सा फॉर्मूला, पहला दूसरा कौन सा आइसोबारिक, सेकंड, सेकंड में आइसोबारिक का मतलब प्रेशर क्या है, तो ये टर्म P1 इक्वल टू P2 log 1 0, क्या रह जाएगा फिर फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉग T2 बाई T1, आइसोबारिक हो गया, P कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। आगे आइसोकोरिक के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी लॉग T2 बाई T1, कोरिक का मतलब ये वाली चीज क्या है, जीरो, ठीक है। तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन में ध्यान रखना, कहीं वर्ड आइसोथर्मल दे दिया तो फॉर्मूला हमारा इजी बन गया, आइसोकोरिक दे दिया तो और इजी हो गया, बारीक हो गया तो और इजी हो गया, एक प्रोसेस तो और इजी हो गया। कर लो बेटे, इसमें करके दो, इसमें एंट्रोपी चेंज पता करो कितना होगा, ये 1 लीटर है, ये 4 लीटर है, एक साइड में ऑक्सीजन रखे हुए हैं 10 मोल, 27 डिग्री है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन spreads in both vessels, find out entropy change, डेल्टा फाइंड आउट करो, सीवी ऑक्सीजन का O2 डायटोमिक का सीवी, डायटोमिक का सीवी याद करो, 5/2R, 5/2R, चलो कैलोरीज में निकाल दो, चलो कैलोरीज में निकाल दो, ठीक है, आंसर आप कैलोरीज में दे दो, ठीक है, फिर तो ठीक है, ट्राई करो। वॉल्यूम पहले 1 लीटर है, इधर वाला 4 लीटर है,
हाँ, ये V2 कितना लोगे, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, 5। V2 कितना लोगे, 5। ओपन करोगे तो गैस मैंने लिखा भी है, तो स्प्रेड इन बोथ वेसल, गैस कभी एक साइड नहीं जाता, इसमें भी रहेगा उधर भी चल जाएगा ना, दोनों साइड आएगा। तो 1 इसका 4 इसका लिखो। V2 ऐसे केस में क्या होगा, टोटल 5, V2 इज 5 लीटर। बस ये कई बार हमें सीधा 1 और 4 जान के लोग 4 भी दे देता है ना, ताकि तुम 4 लगा दो, तो ये ध्यान रखो। ये चंद्रयान पहुंच गया मार्स पे, इस पे मार्स पे नहीं पहुंचा। चलो, मुंह से निकला, शायद कुछ ऐसा भी हो जाए, है ना। चंद्रयान पहुंच गया मून पे, तो कितनी टफ कैलकुलेशन की होंगी इन्होंने, है ना, कितने टाइम पे कितने वेलोसिटी। और तुम लोग ऐसे कर दो, है जाना इसरो में है, कहते हो जो से 8.3 चेंज कर दो, कैलकुलेट कर दो, तू है बनने इंजीनियर जा रहे हो, सोचने वाली सोचने वाली बात है ये। हम कहते हैं क्रॉस कर लो, 8.314 आने दो, 8.3 कर लो, अगर वो क्रॉस कर दे फिर पहुंचेगा वो। वहां तो पॉइंट का भी फर्क पड़ता है ना, कहीं और ही पहुंच जाए हमारे घर आगे गिर तो अगर तुम जैसे बैठे थे इसरो में, वो छोड़ दे हमारे घर आगे गिर जाता, पहले सर को तो उड़ाए, हैं किसने बड़ा तंग किया कितना आ गया, डेल्टा एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला कितना चल गया, एन आर लॉग V2 बाय V1 इंटू 2, ठीक है। तो 2.3 इंटू नंबर ऑफ मोल बताना, एन आर कैलोरीज वाला लिया 2 लॉग V2 कितने 5 डिवाइड 1, सीवी तो जरूरत ही नहीं थी कहीं, सीवी की जरूरत पड़ी, सीवी की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। कितना आ गया आंसर, 2.3 इंटू 20 इंटू लॉग 5, इतना ही आएगा बेटा, लॉग 5 0.7, लॉग 4 होता 0.6, वैल्यू चेक करो, मैच हो रही है। चलो अब आंसर बताओ मुझे, कौन कर रहा है मल्टीप्लाई, अब मेरे से बताना बेटा, 32.4 क्या दिस, एक मिनट, 42 वो बताओ, उमेश को बोलने दो, उसकी आवाज नहीं आ रही, 32.2 यहाँ पे, अब सही है 32.2, अच्छा पहले गलत था इसका, कर लोगे बेटा ऐसे, एक लास्ट और लिख लो इसमें, यही वाला क्वेश्चन अगर ऐसे आता है, इधर ऑक्सीजन है, इसमें जरा दिमाग लगाओ, अब कैसे होगा, सेम ही है क्वेश्चन, सेम है क्वेश्चन, लेकिन एक साइड ऑक्सीजन भी एक साइड हाइड्रोजन भी है, नहीं रिएक्शन नहीं कर, पानी जब जलाएगा तब बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से नहीं रिएक्शन होती, उसे आग लगानी पड़ती है स्पार्किंग, तब रिएक्शन होती है ना, तो हम कोई जला नहीं रहे, हम सिर्फ मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। हिंट मैं दे देता हूँ, हाँ बेटा आ रहा है सर, कोई माइंड में आ रहा है तो बता दो, जीरो नहीं होगा, मिक्सिंग से तो बढ़ेगा, मिक्सिंग से बताया नहीं डेल्टा एस क्या होती है, पॉजिटिव, बस अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। चलो हिंट मैं देता हूँ,
डेल्टा एस वन एक निकाल लो, डेल्टा एस टू दूसरा निकाल लो, दोनों का अलग अलग निकाल लो, ऐड हो जाएगा। कैलोरीज में निकाल दो, कोई बात नहीं। पहले आप मानो ऑक्सीजन इधर चला गया, अगर ऑक्सीजन इधर चला गया तो इसका वॉल्यूम 1 से 5 हो गया, इसे हाइड्रोजन कुछ नहीं कहता। हाइड्रोजन ना इसे रोकता ना कुछ इसका बिगाड़ सकता है। ऑक्सीजन जैसे ही खुलेगा इधर जाएगा भी, गैस है। तो पहले इसके लिए 1 से 5 हमने निकाल ही लिया, एक आंसर तो आपको पता ही है। आपको दूसरा निकालना है बस। हाइड्रोजन इधर से इधर जा रहा है, लेकिन हमने चेंज कर दिए, मोल दोनों निकालने पड़ेंगे। मोल कितने? 1 मोल इसका, 1 मोल इसका। तो मिक्सचर में आप ऐसे निकाल सकते हो कि एक का कितना चेंज हुआ, दूसरे का कितना चेंज हुआ, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल मिक्सचर का निकल जाता है। ठीक है, क्या हो गया? 5 लीटर कैसे हो गया? 5 लीटर ऐसे हो गया बेटा, ये देखो, ये सेपरेशन है। इधर 1 लीटर है, इधर 4 लीटर है। तुम ये हटा दो तो गैस दोनों तरफ जाएगी। 5 लीटर है, बस ये सेपरेशन को मैंने ऐसे हल्का सा गोल करके दिखा रखा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो रूम तो बड़ा हो ही जाएगा ना। तो अगर सेपरेशन निकाल देते हैं तो रूम बड़ा हो। आंसर आंसर सुनो भी, पहले आंसर आ रहा है कितना? 7.728 कैलोरीज में पर कैलोरीन। और किसी का आंसर आ रहा है तुम्हारा 6.44 आ रहा है एक आंसर। तेरा कितना आ रहा है? 4 पॉइंट, टोटल 4.93। चौथा आंसर, और कोई आंसर देखो? 6.44 ये वाला, ये तो है हमारी। अरे बेटे कोई कितना? इनमें से कोई आ रहा है? 6.44 किस किस का आ रहा है? हैंडल्स करो। 6.44 आ रहा है। तुम्हारा कितना आ रहा है अभी? 3.6 3.68। ये दो का ही आ रहा है 3.68 क्लास में, और किसी का आ रहा है 3.68? तुम्हारा आ रहा है, 3 बच्चों का आ रहा है 3.68, और किसी का? दोबारा चेक करो, 3 का 3.68 आ रहा है। उल्टा है, मेजोरिटी वाला सही नहीं होता जहां तक। ट्राई करके देखते हैं। पहले ऑक्सीजन के लिए चेक करूं, 2.3 इंटू 1 इंटू टेम्परेचर लॉग, ऐसे किया बेटा, चेक करना। डेल्टा हाइड्रोजन का चेक कर रहे हैं, 2.3 इंटू 1 इंटू 5/4, यही किया बेटा। टेम्परेचर नहीं आएगा, यस। अब ट्राई करो, आ रहा बेटा वाला, यही किया ऐसे। मनमीत आप बताओ कैसे किया? तेरा आंसर कितना लिया बेटा? 2। यहाँ पे सबने ऐसे किया और सबके आंसर अलग अलग है। 3 पॉइंट, ये कर लो, इम्प्रूव करो फिर, सबका एक ही आंसर आना चाहिए। ये कितना आ गया? 4.6 इंटू 0.7, करो ट्राई। ये आ गया 4.6 इंटू 0.1, ये 0.1 चेक करना। ऐसे किया मनदीप सिंह, ऐसे किया। ये बताना कितना कॉपी पे तेरे? 3.22, ये आ रहा है 3.22 प्लस 0.46, चेक करो भाई।
आ रहा है सबका? चेक करो कहाँ गलती की थी तुमने। ये की होगा 5 और 1 लिया होगा, है ना? जल्दी में क्या डबल कर। ठीक है, कर लोगे फिर ये क्वेश्चन। 5/4 की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, इससे पहले 4 है ना इधर, ये 4 से कितना जाएगा? 5। इसके लिए तो 4 है ना, पहले इनिशियल 4 है, 4 से कितना जाएगा? ठीक है, इतना पड़ गया है।